जंगल के कोने में एक सूखे पेड़ पर रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पास न अच्छा घर था न भरपेट खाना। गुड़िया, चीकू, माँ फिर से कुछ नहीं ला पाई बेटा। जंगल में अब फल भी कम हो गए हैं। कोई बात नहीं माँ, हम भूखे ही सो जाएंगे। नहीं बेटा, माँ कुछ न कुछ जरूर करेगी। वहीं पास की शाखा पर कालू कौवा और गोरी कौवी हंस रहे थे। हा, देख गोरी, ये रानू अब भी उसी पुराने सूखे पेड़ पर बैठी है। लगता है पेड़ भी उसके नसीब से दुखी है। सच्ची। और वो उसके बच्चे कितने गंदे और भूखे लगते हैं, एकदम कमजोर, थके हुए, उड़ने की भी ताकत नहीं बची। अरे मुझे तो हंसी आती है इस पर। अंगूर के बाग में इतनी मिठास है, जंगल में इतने फल फूल हैं, लेकिन भूख और बदनसीबी जैसे उसके पीछे ही लग गई हो। तभी एक तीसरा कौवा जिसका नाम भूरा कौवा था वहीं आकर बैठता है और उनसे कहता है, अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कुछ चिड़िया सिर्फ रोने के लिए पैदा होती है। मेहनत भी करे तो किस्मत उल्टा पकड़ के खींच ले जाती है। एक दिन मैंने देखा वो जमीन से गिरी हुई बेरियां बटोर रही थी, जैसे जंगल का कचरा समेट रही हो। मुझे तो उस पर तरस आ रहा था। सुनो मेरी बात, ऐसी चिड़ियों को जंगल से निकाल देना चाहिए। ये हमारी शोभा घटा रही है। जंगल में सिर्फ वही रहे जो ऊंची उड़ान वाले हों, जैसे हम। बिल्कुल। और हमारा अंगूरों वाला इलाका तो और भी चमक रहा है। कल ही तोतों ने कहा कि कालू कौवा का बाग सबसे रसीला है। रानो जैसी भूखी चिड़िया बस धूल उड़ाती है। उसे देखो, वो कोशिश कर रही है पेड़ पर पत्ता बांधने की, जैसे वो घर बना रही हो। घर? हा, उसके लिए तो घोंसला भी सपना है। एक दिन हम तीनों उसके बच्चों को एक सूखी रोटी का टुकड़ा फेंकेंगे और वो भीख समझकर शुक्रिया कहेगी। उसी रात जब रानो रो रही थी, एक चमकदार रोशनी उसके सामने आई। रानो, तेरी मेहनत और सच्चे दिल को देखकर मैं आई हूँ। ये लो, एक जादुई अंगूर का बीज। इसे जहाँ तू चाहे बो देना, वही तेरा घर बन जाएगा, अंगूरों का घर। परी माँ, क्या ये सच है? हाँ रानो, लेकिन ध्यान रहे, इस घर में केवल सच्चे दिल वाले ही रह सकते हैं। फिर रानो ने बीज बोया और कुछ ही पलों में वहाँ उगा एक सुंदर अंगूर का घर। दीवारें रसीले अंगूरों से बनी थीं और छत मीठे बेलों से। माँ देखो, घर। परी माँ का आशीर्वाद है बेटा, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। अगली सुबह। क्या रानो के पास अब अंगूर का घर है? मुझे भी चाहिए ये घर। चलो चाल चलते हैं। हम कहेंगे कि हम उसके रिश्तेदार हैं और घर में रहने आए हैं। दोनों ने झूठे चेहरे के साथ रानो से घर में रहने की इजाजत मांगी। ठीक है, अगर सच में तुम्हें जरूरत है तो रह लो। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, अंगूर सूखने लगे, दीवारें गिरने लगीं, घर कांपने लगा और जादुई परी वहाँ आती है। झूठे दिल वालों को ये घर स्वीकार नहीं, बाहर निकलो। हमें माफ करो, हम लालच में अंधे हो गए थे। वो दोनों घर से बाहर निकल गए और घर फिर से चमकने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हुए। रानो बहन, तेरा ये घर तो जंगल की शान बन गया है। ये परी माँ का आशीर्वाद है मिट्ठू भाई। मैं चाहती हूँ कि सब मिलकर खाएं, मुस्कुराएं। रानो की इज्जत दिन ब दिन बढ़ रही है और हमें कोई पूछ भी नहीं रहा। कुछ करना होगा। मुझे एक जादूगर नाग के बारे में पता है, काला इच्छाधारी नाग। वो हमारा साथ जरूर देगा। अगले दिन गोरी और कालू ने इच्छाधारी नाग को बुलाया, जो एक काली गुफा से बाहर आया। उसकी आंखों में नफरत थी। जो घर सच्चाई से बना है, उसे तोड़ने के लिए छल ही काफी है। मैं दूंगा तुम्हें एक बीज, झूठा अंगूर बीज। बो इसे और देखो तमाशा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ कालू कौवा ने काले नाग का दिया हुआ बीज जमीन में दबाया। जैसे ही बीज मिट्टी में गया, जमीन कांपने लगी और कुछ ही देर में वहाँ से एक अंगूरों से लदा चमचमाता नया घर उग आया। पर अंदर से वो सड़ा हुआ, खोखला और अंधकार से भरा था। वाह कालू, कमाल कर दिया। एकदम रानो के घर जैसा दिखता है, मगर इससे ज्यादा सुंदर, बड़ा और चमकीला। जंगल वाले तो बस इसके पीछे पागल हो जाएंगे। हाँ, यही तो चाहिए था मुझे, दिखावे की जीत और सच्चाई की हार। और जब लोग उसका घर छोड़कर तेरे अंगूर तोड़ने आएंगे, तब उसके चेहरे का वो मासूम दर्द, कितना मजा आएगा उसे टूटता देखने में। अभी तक सब रानो की तारीफों के पुल बांध रहे थे। रानो का घर सबसे प्यारा, रानो का दिल सबसे साफ। अब देखेंगे जंगल वाले कैसे बनता है नाम चालाकी से। अब रानो चिड़िया को समझ आएगा, जंगल में सिर्फ मेहनत से नहीं, दिमाग से भी जीता जाता है। अब देखो तमाशा रानो, अब तेरा प्यार, तेरी सच्चाई, तेरे आंसू सब खो जाएंगे इस झूठी चमक के नीचे। जैसे ही दोनों हंसते हैं, एक झोंका हवा का चलता है और नए घर की बेल थोड़ी हिलती है। एक काला अंगूर टूटकर जमीन पर गिरता है
उसमें से बदबू निकलती है, लेकिन कालू और गोरी इसे नजरअंदाज कर देते हैं और हंसी में खो जाते हैं। अगले दिन कुछ पक्षी अंगूर घर के सामने आते हैं। अरे ये क्या, कल तक तो जंगल में सिर्फ एक अंगूरों का घर था, अब दो दो हो गए। सच कहूँ तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये नया घर असली है। रानो ने तो परी से जादू चुराया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। सब पक्षी उलझ गए। क्या सच्चाई है? क्या रानो सच में गलत है? तभी वहाँ परी आती है। सच्चे और झूठे का फैसला आज रात होगा। दोनों घरों की एक ही रात में परीक्षा होगी। वहीं दूसरी तरफ काला नाग एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। अगर मेरा घर पास हो गया तो सच्चाई की हार होगी। जैसे ही रात होती है, आसमान में तूफान आया, बिजली गिरी। रानो का घर हिलकर भी खड़ा रहा, मगर कालू और गोरी का घर गूंजते ही चूर चूर हो गया। अंगूर काले हो गए और घर जमीन में मिल गया। हमें माफ कर दो रानो बहन, हम सब ने शक किया, जबकि तुम तो जंगल की माँ निकली। माँ बनना आसान नहीं, पर जिसने दर्द देखा हो वही सच्चा घर बना सकता है। भूल तो इंसान से भी होती है, पर पक्षियों से उम्मीद है कि वो उड़कर ऊंचाई समझेंगे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ गोरी। मैंने तेरा घर जलाने की, तेरी इज्जत गिराने की कोशिश की, फिर भी तूने मुझे माफ किया। क्यों? क्योंकि तुम भूखे हो कालू, और भूखे को खाना देना सबसे बड़ा धर्म है। यही सिखाया मेरे अंगूर के घर ने। अगली सुबह जंगल में सभी पक्षी नदी किनारे इकट्ठा होते हैं। हम सब ने देख लिया, जो सच्चा होता है वही हमेशा टिकता है। घर बनाने से नहीं, दिल से बड़ा बनो। सबके लिए जगह होनी चाहिए, पर सच और प्यार के साथ। इस तरह रानो चिड़िया का अंगूर का घर फिर से जंगल की शान बन गया, और इस बार जलन को भी सबक मिल गया। गुफा के अंदर कई छोटे शिकारी पक्षी बैठे थे। उनके सामने छोटे पक्षी और चूहे पड़े थे, जिन्हें वे शिकार करके लाए थे। बहुत अच्छा, आज की दावत शानदार होगी। गोगो भाई, हमने जंगल से छोटे पक्षियों को पकड़ा है और कल हम और शिकार करेंगे। हम जंगल के राजा हैं, कमजोरों को कुचलना ही हमारा नियम है। तभी एक छोटी चिड़िया डर के मारे उड़ती हुई गुफा से बाहर भागती है। गोगो चील तुरंत उसके पीछे उड़ता है। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती। गोगो तेजी से उस चिड़िया के पीछे उड़ता है, लेकिन वह किसी तरह बचकर निकल जाती है। एक दिन तुम सब मेरी पकड़ में आओगे। गोगो वापस गुफा में आता है और अपने शिकारियों से कहता है, अब समय आ गया है कि मैं फिर से जंगल में अपना डर फैलाऊं, और इस बार मेरी नजर उस रानो चिड़िया पर है। तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपनी बेटी चुनमुन को लेकर बैठी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ी ठंड थी, गरीबी की ठंड। चुनमुन, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तेरा बाबा होता तो हमें इस हाल में ना देखता। माँ, बाबा को गोगो चील ने क्यों मारा? वो बहुत निर्दयी है बेटी। उसे दूसरों का दर्द महसूस नहीं होता। वो बस अपने ताकत के नशे में चूर रहता है, और हम जैसे छोटे कमजोर पक्षियों को अपने शिकार से ज्यादा कुछ नहीं समझता। तुम्हारे बाबा ने हमसे वादा किया था कि वो हमें हमेशा सुरक्षित रखेंगे, लेकिन गोगो चील ने उनकी एक ना सुनी। उसने हमारी खुशियाँ छीन ली, हमारा सहारा छीन लिया, लेकिन अब मैं और नहीं झुकूंगी। सुबह का समय सूरज धीरे धीरे उग रहा था। रानो खेत की तरफ जाती है। रानो बहन, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? मिट्ठू भाई, मैंने सोच लिया है, मैं गन्ने की खेती करूंगी। बारिश का पानी मेरा दुश्मन नहीं, मेरा साथी बनेगा। गन्ने की खेती? लेकिन इतनी बारिश में कैसे? मेहनत करूंगी, धूप बारिश सब झेलूंगी, लेकिन अपनी बेटी को भूखा नहीं मरने दूंगी। रानो अकेले मिट्टी खोदती है, बीज डालती है, और चुनमुन मदद करती है। उनके पंख भीग जाते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। माँ, हमने बीज बो दिए। हाँ बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तभी गोगो चील उड़ता वहाँ आता है। रानो चिड़िया, तू इस खेत में मेहनत कर रही है, भूल गई कि तेरे पति को कैसे मारा था? गोगो, अब मैं कमजोर नहीं हूँ। पहले मैं डरती थी, खुद को अकेला समझती थी, लेकिन अब नहीं। तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं छीन सकते। मैं अपनी बेटी के लिए, अपनी मेहनत के लिए और अपनी जिंदगी के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। देखते हैं कब तक टिकती है। गोगो चील उड़ जाता है। रानो चिंतित लेकिन दृढ़ निश्चय से खेत की ओर देखती है। कुछ हफ्ते बाद गन्ने के छोटे छोटे पौधे उगाए थे। माँ, देखो, गन्ने उग रहे हैं। हाँ बेटी, मेहनत का फल हमेशा मिलता है।
दोनों खुशी से गन्ने के खेत को देखती हैं, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगती है। आसमान में गोगो चील उड़ते हुए आता है। तेरी मेहनत बेकार जाएगी रानो। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी परिश्रम कर लो, अंत में जीत मेरी ही होगी। गोगो खेत में उगते गन्ने को नष्ट करने की कोशिश करता है। रानो चिड़िया गोगो को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। तभी तोता और अन्य पक्षी वहाँ आते हैं। गोगो, तेरा आतंक अब नहीं चलेगा। सभी पक्षी मिलकर गोगो को खेत से भगाते हैं। गोगो हारकर उड़ जाता है। साथ मिलकर हम हर मुसीबत से लड़ सकते हैं। रानो खेत से गन्ने काटती है और गुड़ बनाती है। मीठी खुशबू चारों ओर फैलती है। माँ, हमारा गुड़ बहुत मीठा बना है। हाँ बेटी, जैसे हमारी मेहनत और हिम्मत। जंगल के पक्षी भी आकर गुड़ का स्वाद चखते हैं और रानो को बधाई देते हैं। दूसरी तरफ गोगो चील तेजी से उड़ता हुआ, यहाँ पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे। जमीन बंजर थी और बीच में एक पुराना टूटा हुआ बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक गहरा बिल था, जहाँ एक विशाल काला नाग कुंडली मारकर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और जीभ बार बार लपलपा रही थी। ये कैसे हो सकता है? एक कमजोर चिड़िया ने मेरा सामना किया और ऊपर से बाकी पक्षी भी उसके साथ आ गए। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोगो, तुम जंगल के सबसे शक्तिशाली शिकारी हो, फिर भी एक चिड़िया से हार कर आ गए हो। वो अकेली नहीं थी, काले नाग पूरे जंगल के पक्षी उसके साथ आ गए। अब मुझे उसे हराने के लिए कुछ अलग करना होगा। काला नाग धीरे धीरे गोगो की ओर सरकता है। उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी। तुम तो डर गए हो गोगो, लेकिन चिंता मत करो। अगर ताकत से जीत नहीं सकते तो चालाकी से जाल बिछाना होगा। तू क्या कहना चाहता है? रानो चिड़िया के खेत को नष्ट करना ही काफी नहीं है। अगर उसे सच में हराना है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करो, उसकी बेटी चुनमुन पर। गोगो चील की आंखें चमक उठती हैं। उसकी थकान अब क्रूरता में बदल जाती है। वह धीरे धीरे मुस्कुराता है और अपने नुकीले पंजे तेज करता है। काले नाग, तू हमेशा सही तरीका बताता है। अगर मैं उसकी बेटी को ही पकड़ लूं, तो वो खुद ही घुटनों के बल आ जाएगी और तब ना कोई पक्षी उसकी मदद करेगा, ना कोई खेत बच पाएगा। काला नाग धीरे धीरे अपने बिल में वापस जाता है, लेकिन जाते जाते कहता है, मगर सावधान रहना गोगो, जो भी माँ अपनी औलाद के लिए लड़ती है वो कमजोर नहीं होती, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। गोगो चील अपनी बड़ी काली पंखें फैलाता है। एक बार फिर जंगल की ओर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा नफरत और चालाकी थी। सुबह का समय, खेत लहलहा रहे थे। रानो चिड़िया अपने खेतों के पास बैठी थी। रानो चिड़िया की मेहनत रंग लाई। अब उसकी बेटी भूखी नहीं सोएगी। बारिश ने उसकी खेती को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसे सहारा दिया। और सबसे बड़ी सीख, जब हिम्मत हो तो कोई भी गोगो चील तुम्हें हरा नहीं सकता। गौरी बहन, आज या कल में हमारे अंडों से हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। और गौरी बहन, मैंने देखा है कि आप अपने अंडे के पास बहुत कम बैठती हो। अब अगर आपने अंडे को गरमाइश ना दी तो आपका अंडा खराब भी हो सकता है। चिड़िया, तुमसे दो बातें क्या हंसकर कर ली। तुम तो मुझे भाषण ही देने लगी हो। जाओ और अपना काम करो, मुझे सब पता है। अगर आपको सब पता हो तो आप ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर बाहर आवारा ना घूमती फिरो। मैं तो अपने अंडे को तभी छोड़ती हूँ जब मैं नदी से पानी पीने आती हूँ। ये कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी कोवी भी अपने घर चली जाती है। तुम इतनी देर से कहाँ थी? जब मैं भोजन लेकर आया था तो हमारा अंडा अकेला था। ऐसे हमारा अंडा खराब हो जाएगा। ये बात तुमसे रानो चिड़िया ने कही होगी। सुनो, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे पहले से ही पता है, अगर हमारा अंडा खराब हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अंडे पर बैठ जाया करो और भोजन तुम ले आया करो। खाते समय तो मेरे हिस्से का भी खा जाती हो और अंडे पर बैठने के लिए डर रही हो। जी, मुझे आज सुबह अपने अंडे के अंदर से बच्चे की आवाज सुनाई दी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारे अंडे में से बच्चा बाहर आने ही वाला है।
जब आप नदी से पानी पीने गई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, और मुझे तो ऐसा लगा था कि कोई मुझे पापा पापा कहकर बुला रहा है। बेटा है या बेटी, बहुत शरारती है ये, और बहुत तेज है मेरा बच्चा। रात होती है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन जब कालू कौवा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गोरी कौवी घोंसले में नहीं है और वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। ये गोरी तो आज सुबह सुबह ही अंडे को अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है, जबकि मैंने कल उसे समझाया था कि हमारा अंडा खराब हो जाएगा। न जाने क्यों ना ही ये अपने अंडे का ख्याल रखती है। अब मैं कहाँ ढूंढूं इसे? ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकता हूँ। फिर वो ऐसे दोपहर तक अंडे के पास बैठा रहता है और उसे पानी पीने भी जाना था। अगर मुझे पता होता कि गोरी तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। फिर दूर से उसे रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा आता हुआ दिखाई देता है। तब कालू उसे आवाज देता है। क्या हुआ कालू जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? यार, आज मेरी पत्नी गोरी सुबह से ही कहीं घूमने चली गई है और अब तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या आप गोरी को ढूंढ कर यहाँ ला सकते हो? मैं रानो के लिए नदी से पानी लेने जा रहा हूँ। हमारे घर में भी अंडा है। एक मेरी पत्नी है जो नदी पर जाना भी बंद कर दिया है, और एक आपकी पत्नी है कि उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। वो मेरी पत्नी, वो मेरी एक नहीं सुनती। क्या करूँ? अभी मैं पहले अपनी पत्नी को नदी से पानी दे आऊं, फिर मैं देखता हूँ। अगर गोरी मिल गई तो मैं उसे घर भेजता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। रानो, आप ये पानी लें और मैं गोरी को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या गोरी कहीं खो गई है? मुझे रास्ते में कालू मिला था। वो सुबह से अपने अंडे के पास बैठा हुआ है और गोरी पता नहीं कहाँ चली गई है, इसलिए उसने ही मुझे गोरी को ढूंढ कर लाने को कहा है। वो तो ऐसी ही बेशर्म है, वो कभी अपने अंडे के पास नहीं बैठती। आप पहाड़ों की तरफ जाकर देखना, मुझे पूरा विश्वास है वो कबूतर और तोते के साथ चुप्पन छिपाई खेल रही होगी। फिर रानो चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है। 1 2 3 4 5 मैं आ गई, सब छिप जाओ। गोरी, तुम थोड़ी शर्म करो। तुम यहाँ बच्चों की तरह खेल रही हो और वो कालू बेचारा प्यास से मर रहा है। जाओ, जाकर अंडे पर बैठो, वो कालू तुम्हें बुला रहा है। तभी कबूतर और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। हमने तो इनसे कई बार कहा कि गोरी बहन आप अपने घर जाओ और अपने अंडे पर बैठो, पर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तुम सब पापा पक्षी बहुत बुरे हो। क्या अंडे पर मम्मा ही बैठती है, पापा पक्षी नहीं बैठ सकते हैं? गोरी बहन, हम पापा पक्षियों को परिवार के लिए भोजन लेकर आना पड़ता है और मम्मा चिड़िया ही अंडे पर बैठती है। बरसों से यही रीत चली आ रही है। गोरी बहन, अब अपनी बातें ही सुनाती रहोगी या जाओगी? अब जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि कालू अपनी बड़ी लाठी लेकर यहाँ भी आ जाए। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। मैं तो तुम्हारे नाम पर ही मर गया था कि गोरी, लेकिन तुम तो नाम की ही गोरी हो लेकिन अंदर से काली हो। अरे अरे, अब क्या हुआ है? मुझे भी तो कुछ बताओ। तुम कौन से गोरे चिट्टे हो? तुम भी तो काले कौवे ही हो। मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। जाओ और अंडे पर बैठ जाओ, मुझे नदी पर पानी पीने जाना है। फिर कालू कौवा नदी से पानी पीने चला जाता है और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है, जिसे देखकर मम्मा और पापा बहुत खुश थे। आ गई मेरी प्यारी सी सुंदर सी बेटी। मम्मा मम्मा मैं आ गई हूँ। आज तो मेरा अंडे में जरा भी मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं जल्दी से अपने मम्मा पापा को देख लूँ। मेरे मम्मा पापा तो बहुत सुंदर हैं। और मेरा बच्चा भी बहुत सुंदर है। अंडा तोड़ने में बहुत जोर लगा होगा मेरी बच्ची को। नहीं मम्मा नहीं, इतना भी जोर नहीं लगा। मैंने तो आपको अंडे से आवाजें भी दी थी। मैं तो उसी दिन बाहर आ जाना चाहती थी, परंतु उस दिन तो मैं अंडे को तोड़ ही नहीं सकी। देखो रानो, मैं कहता था ना कि हमारा बच्चा बहुत स्वस्थ होगा और बहुत बुद्धिमान भी। मम्मा मम्मा सॉरी, मुझे सब पता है कि आप मेरे लिए नदी से पानी पीने भी नहीं जाती थी। अब मेरी बेटी आ गई है ना, अब हम दोनों इकट्ठे नदी पर पानी पीने जाया करेंगे। मम्मा पापा भी हमारे साथ चलेंगे। वो तीनों बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी रो रही थी क्योंकि उसके अंडे से भी बच्चा बाहर आ गया था, परंतु वो बहुत कमजोर था और उसका एक पैर भी टूटा हुआ था। इसी बात का डर था मुझे। अगर तुम अच्छे से अपने बच्चे की रक्षा करती तो हमारा बच्चा भी स्वस्थ होता।
कालू जी, मुझे क्या पता था कि हमारा बच्चा अपाहिज पैदा होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने अंडे को छोड़कर कभी नहीं जाती। नहीं मामा, आप झूठ बोल रही हो। पापा ने बार बार कहा था आपसे। पापा भोजन लेने गए थे और आप मुझे अकेला छोड़कर नदी पर चली गई थी। पता है उस दिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तभी मेरा ये पैर भी टूट गया। और पापा, आपको पता है मुझसे तो अंडा भी नहीं टूट रहा था। बहुत मुश्किल से तोड़ा है मैंने इस अंडे को। कालू जी, अब क्या होगा? क्या अब हमारा बेटा कभी चल नहीं पाएगा? एक पैर से चला है कभी कोई पक्षी? मामा, आपने मेरे साथ ऐसा किया है, मगर आप फिर कभी अंडे दो तो उसके साथ ऐसा न करना। मामा, अपाहिज होकर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। अब छोटे पक्षी मुझे देखेंगे तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तभी रानो चिड़िया वहाँ मिठाई लेकर आ जाती है। कालू भैया, आप मिठाई खाए मेरे अंडे से। बहुत सुंदर सी मेरी बेटी बाहर आई है। चिड़िया, क्या बच्चा स्वस्थ है? हाँ गोरी बहन, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है। अरे ये क्या गोरी बहन, क्या आपके अंडे से भी बच्चा बाहर आ गया है? हाँ चिड़िया, परंतु मेरा बेटा बहुत कमजोर है और उसका एक पैर भी टूटा हुआ है। अब वो कभी चल नहीं सकेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ गोरी बहन, मुझे इसी बात का डर था। बस इसीलिए मैं आपसे हमेशा अपने अंडे पर बैठे रहने के लिए कहती थी। चिड़िया, हम तो लुट गए। अब हम कैसे सारी जिंदगी अपने बेटे को अपाहिज देखेंगे? अच्छा, अब आप चुप कर जाइए, सब्र करें। मैं अभी घर जाकर गुड़िया के पापा को बताकर वापस आती हूँ। फिर हम आपके बेटे को काले जंगल में डॉक्टर तोताराम के पास लेकर चलते हैं। क्या तोताराम के पास? वो क्या ठीक कर देंगे? डॉक्टर तोताराम के पास एक ऐसा तेल है जिसे बच्चे के पैर पर अच्छे से लगाकर मालिश करने से बच्चे का पैर मजबूत हो जाता है और नया पैर जल्दी आने लगता है। चिड़िया, कृपया हमें वहाँ ले जाइए, आपकी बड़ी नेकी होगी अगर ऐसा हो गया तो। चिड़िया, प्लीज आप मुझे उस डॉक्टर के पास ले जाए। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि जो काम मम्मा पक्षी का होता है वो मम्मा पक्षी करती है। अब मैं दोबारा फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। फिर चिड़िया जल्दी से वहाँ से जाती है। क्या शाम तक लौट आओगी रानू? आप गुड़िया का ध्यान रखना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम शाम तक जल्दी लौट आए। फिर गौरी कौवी और चिड़िया डॉक्टर की तरफ जाती है। वो दोनों काफी तेज उड़ रही थी। रास्ते में गौरी कौवी थक जाती है। तब चिड़िया उसके बेटे को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ती है। आप कितनी अच्छी हो, आप मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो, परंतु मम्मा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। फिर वो दोनों डॉक्टर तोताराम के पास पहुंच जाती है। आप अपने अंडे पर ठीक से नहीं बैठी हैं और न ही उसका ख्याल रखा, जिस वजह से ये अंडा ठीक से सिक नहीं पाया है। और जब इस बच्चे ने अंडे से निकलने की कोशिश की तभी इसका ये पैर टूट गया। डॉक्टर, आप कुछ करें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने अपने बच्चे की अच्छे से रक्षा नहीं की थी। सुनो, आप ये तेल ले जाओ, इसे सुबह शाम लगाना अपने बेटे के, तो इससे आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या हमारा बेटा अच्छे से चल भी पाएगा ना? मेरा ये तेल लगाने से आपका बेटा चल भी पाएगा और उड़ भी लेगा, सब कर लेगा। फिर वो सब वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गौरी कौवी का बेटा ठीक होने लगता है, जिसे देखकर कालू और गौरी बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अच्छे लोगों की अच्छी बातें मान लेनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि गौरी कौवी को डॉक्टर तोताराम के पास कौन लेकर गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक पुरानी और गंदी डाल पर कालू कौवा बैठा था। उसने सफेद कोट पहन रखा था और चारों ओर दवाइयों की बोतलें फैली हुई थी। जंगल के पक्षी उसके पास इलाज के लिए आते हैं। आओ आओ, डॉक्टर कालू के पास हर बीमारी का इलाज है। टूटे पंख हो, कमजोर चोंच हो या कमजोर दिल, सबका इलाज यहीं मिलेगा। आओ पक्षियों, अपना इलाज करवाओ। तभी एक कबूतर लंगड़ाते हुए उसके पास आता है। डॉक्टर साहब, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? बताइए डॉक्टर कालू, क्या आपके पास मेरी इस बीमारी का इलाज है? कबूतर की बात सुनकर डॉक्टर कालू कबूतर से कहता है,
बिल्कुल कबूतर भाई, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ पंख निकालने होंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नई ताकतवर दवाई दूंगा जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। कबूतर सहमति में सिर हिला देता है। कालू कौवा उसकी तकलीफ का फायदा उठाकर उसके पंख निकाल लेता है। वहीं रानो चिड़िया जंगल में घूम रही होती है। उसे कई पक्षी दुखी और घायल हालत में दिखते हैं, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। यह क्या हो रहा है? जंगल के सभी पक्षी इतने कमजोर और दुखी क्यों दिख रहे हैं? मुझे पता लगाना होगा। तभी एक घायल तोता पेड़ के नीचे बैठा था। रानो चिड़िया उसके पास जाती है। अरे तोता भैया, तुम्हें क्या हुआ? तोता उसे दर्द भरी आवाज में अपनी परेशानी बताता है। रानो बहन, मैं डॉक्टर कालू के पास गया था। उसने मेरे पंख ठीक करने का वादा किया था, लेकिन उसने मुझे और कमजोर बना दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रानो बहन, मुझे लगता है कि वह हमारे शरीर के हिस्से किसी को बेच रहा है। तोते की बात सुनकर रानो चिड़िया उड़ती हुई डॉक्टर कालू की क्लिनिक पर जाती है। रानो चिड़िया कालू की क्लिनिक के पास छुपकर उसकी बातों को सुनती है। कालू एक गिद्ध से बात कर रहा होता है। बालू गिद्ध, आज मैंने तुम्हारे लिए 3 पक्षियों के पंख निकाले हैं। इसके बदले जो पैसे मिले उससे मैं और दवाइयाँ खरीद लूंगा। अच्छा काम कर रहे हो कालू, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर तुमने मेरे लिए पक्षियों की सफाई बंद कर दी तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। उन दोनों दुष्ट पक्षियों की बात सुनकर रानो चिड़िया दंग रह जाती है। ये तो बड़ा धोखेबाज डॉक्टर है। मुझे कैसे भी करके इसे सबक सिखाना होगा ताकि ये जंगल के पक्षियों को परेशान न कर सके। अगले दिन गुड़िया चिड़िया खेलते खेलते डॉक्टर कालू की क्लिनिक के पास चली जाती है। उसे देख कालू मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो, ये तो छोटी चिड़िया है। तुम्हें क्या तकलीफ है बच्ची? बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ अंकल, मैं तो बस यहाँ खेल रही थी। अंदर आओ बेटा, मैं तुम्हें पीने के लिए मीठा पानी दूंगा। गुड़िया चिड़िया उसकी बातों में आ जाती है। फिर डॉक्टर कालू की बात मानकर गुड़िया अंदर जाती है और कालू उसके पंख निकालने की तैयारी करता है। तभी रानो चिड़िया को गुड़िया की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से कालू की क्लिनिक में पहुंचती है। तुम मेरी बेटी से क्या कह रहे हो? बताओ मुझे, तुम उसके साथ क्या करने वाले थे? कालू डरते हुए रानो से कहता है, अरे रानो चिड़िया, मैं तो बस इसे ठीक कर रहा था। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी सच्चाई सुन ली है। तुम गिद्ध के लिए पक्षियों के शरीर के हिस्से बेच रहे हो। रानो चिड़िया की आवाज सुनकर जंगल के अन्य पक्षी भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, ये सच है। डॉक्टर कालू ने हमें धोखा दिया। फिर रानो चिड़िया जंगल के राजा शेर के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। कालू, तुम्हारी ये हरकत माफ नहीं की जा सकती। तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। तुमने इस जंगल में रहने वाले पक्षियों के साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारा जुर्म माफ करने के काबिल नहीं है। कालू गिड़गिड़ाते हुए शेर से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं दोबारा ये कभी नहीं करूँगा। कालू, माफी से उन पक्षियों का दर्द खत्म नहीं होगा जिन्हें तुमने धोखा दिया। डॉक्टर कालू को जंगल से निकाल दिया जाता है। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया खुशी खुशी वापस अपने घर लौटते हैं। मम्मा, आपने मुझे और सभी पक्षियों को बचा लिया। हमेशा याद रखना बेटा, सच और हिम्मत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। इसलिए कभी किसी से डरना नहीं चाहिए और हिम्मत से हर परेशानी का सामना करना चाहिए। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आती है और दुष्ट डॉक्टर कालू को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। इस बार तो इस ठंड ने हम सबको बर्बाद ही कर डाला है। अरे अम्मा, हमें क्यों बोल रही हो? हम तो भाग ही रहे हैं। टुन्नू चिड़ा, उसकी माँ और उसकी पत्नी, वे तीनों एक साथ भाग रहे थे क्योंकि शीतलहर बहुत ज्यादा तेज थी। तभी टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है, अरे रानो, इतनी धीरे धीरे क्यों उड़ रही हो तुम? जल्दी करो जल्दी, वरना तुम पीछे रह जाओगी। जब देखो ये सारा का सारा जंगल ही मिलकर मुझे ताना देता रहता है। अब बस आप लोग देखो मैं कैसे उड़ती हूँ। इतने में तूफान भी रुक गया और बर्फबारी भी बंद हो गई। तभी गांव के एक पक्षी ने कहा,
अरे देखा अम्मा, हम लोग बिल्कुल सही कहते थे तुम्हारी बहू के बारे में। तुम्हारी बहू अब आगे भाग गई तो देखो तूफान शांत हो गया है। भाई साहब, मुझे आज आप लोगों की बातों पर यकीन हो गया है। इस रानो के पांव पड़ते ही हमारा पूरा जंगल बर्बाद होना शुरू हो गया है और अब तो पूरा का पूरा जंगल बर्बादी की कगार पर आ गया है। अरे चलो चलो माँ, अब हम अपने गांव लौट चलते हैं। तभी गांव वाले देखते हैं कि रानो चिड़िया उड़ते हुए वापस आ रही थी। तभी सभी गांव वाले उसे दूर से ही रोकने लगते हैं। अरे अरे वहीं रुक जाओ, वहीं, इधर नहीं आना। अरे अब तो तूफान भी बंद हो गया, फिर ये लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? खैर वो तो मुझे गांव जाने पर ही पता चलेगा। देखती हूँ कि क्यों रोक रहे हैं। रानो चिड़िया जैसे जैसे अपने गांव के नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे एक बार फिर से तेज तूफान आने लगा था। बर्फ बारिश भी होने लगी थी और जैसे ही रानो चिड़िया गांव वापस पहुंचती है, वैसे ही एक बार फिर से मूसलाधार बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। तभी टुन्नू चिड़िया अपनी पत्नी रानो से कहता है, अरे रानो, जब पूरा गांव तुम्हें रोक रहा था तो तुम्हें यहाँ आने की क्या ही जरूरत थी? तुम तो एक नंबर की कलंकनी हो। इस गांव पर और हमारे परिवार पर कलंक हो तुम। अरे मुझे तो तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ तुम्हारे पैर पड़ते हैं वहीं विनाश चालू हो जाता है। चल तुझे इस गाँव के बाहर छोड़ कर आता हूँ मैं, और दोबारा इस गाँव के पास मुड़कर भी न आना। टुन्नू जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए टुन्नू जी, मेरे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। परंतु टुन्नू चिड़िया तो उसकी एक भी नहीं सुनता। वह उसे सीधे गांव के बाहर छोड़ देता है और खुद वापस अपने गांव में आ जाता है। अब एक बार फिर से गांव फिर से शांत हो चुका था। तूफान और बर्फबारी बिल्कुल खत्म हो गई थी। हल्की हल्की धूप निकलने लगी थी। तभी सभी गांव वालों से रानो चिड़िया की सास कहती है, मैं कैसे कैसे शुक्रिया अदा करूं आप सबका? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। आप लोगों ने मुझे बार बार मना किया था कि उस चिड़िया को मैं अपने घर की बहू ना बनाऊं, परंतु मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। मैं तो बार बार टुन्नू की बातों में आ जाती थी। अब मैं उसके कदम अपने घर पर पड़ने नहीं दूंगी और ना ही इस गाँव में। और फिर जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जंगल के सभी पक्षियों को लगता है कि ये सब कुछ तो रानो की वजह से ही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया रोती बिलखती हुई किसी जंगल में पहुंच गई। वहां पर वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे कलंकनी क्यों बनाया? पहले तो गाँव वाले ही कहते थे परंतु अब तो मेरा पति और मेरी सास भी मुझे कलंकनी समझते हैं। जहाँ भी मेरे पैर पड़ते हैं वहीं बर्बादी शुरू हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? रानो चिड़िया ऐसे रो ही रही थी, तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ती है। वह गाय तो ठंड की वजह से ठुठर रही थी। रानो चिड़िया उस गाय के पास जाती है और उसे प्यार से सहलाने लगती है। हे गाय माता, आपका और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तो अपनी जान देने ही जा रही थी, पर अब मैं आपके लिए जिंदा रहूंगी। धीरे धीरे शाम हो जाती है और एक बार फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। तभी रानो की नजर एक लकड़हारे पर जाती है जो लकड़ियाँ काट रहा था। मुझे इस गाय के रहने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। और फिर रानो चिड़िया उड़कर उस लकड़हारे के पास चली जाती है। भाई साहब, क्या आपकी कुल्हाड़ी मुझे थोड़ी देर के लिए मिल सकती है? अरे हाँ हाँ,